हेलो डी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 13 जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और चैप्टर 4 जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसका नाम है एमीन्स। ठीक है बच्चों, एमीन्स में हम लोग लगभग 4 लेक्चर्स इस चैप्टर पे पहले कर चुके हैं और आज हम 5th लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो मैं एक बार जल्दी से आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने पिछले 4 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा। तो आपने क्या देखा कि हमने एमीन्स के ऊपर जब चैप्टर किया तो पहला लेक्चर हमारा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। हमने एमीन्स की नाम पद्धति को सीखा कि कैसे उसको सामान्य नाम दें और कैसे हम उसको आईयूपीएसी नाम दें। इसके अलावा आपने उसका वर्गीकरण देखा कि एमीन आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, जिनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर हम उनको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जब हमने सेकेंड लेक्चर इस चैप्टर में किया तो वहां पर हमने क्या देखा, वहां पर हमने अमीन्स को बनाने की विधियां देखी। अमीन्स को बनाने की हमारे पास में बहुत सारी विधियां हमने सीखी। इसके अलावा हमने उसके भौतिक गुणधर्मों की भी बात की। जो हमारा लेक्चर 3 और 4 था उसमें बेसिकली हमने अमीन्स की अभिक्रियाओं की बात की, जो हर चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेक्चर 3 और 4 में मैंने आपको बहुत सारे तरीके की अमीन्स की अभिक्रिया सिखाई और इसके अलावा आपने ये देखा अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से कि कौन सा अनुनादी संकर आपका अमीन्स के केस में स्थायी है। चाहे वो एरोमेटिक की हमने बात की तो ज्यादातर हमने जितनी भी अभिक्रिया की हमने एनिलिन को एक मेन सब्स्टिट्यूएंट मान के ही सारी अभिक्रिया की। इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर करवाया, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने एनिलिन के ऊपर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया की। एक हमने कार्बाइलमाइन परीक्षण किया, एक हमने उसको नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया, एक हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक जो हमारा C6H5SO2Cl होता है उसके साथ अभिक्रिया करवाई। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हमारे अमीन्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी करते हैं। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होंगी उसमें हमने ब्रोमिनेशन को भी सीखा, सल्फोनेशन को भी सीखा और साथ में हमने ब्रोमिनेशन और सल्फोनेशन करने के साथ साथ वहां पर नाइट्रेशन को भी किया। और एक चीज हमने देखी कि ये हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया करवाने के लिए आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड खुद ही एक लुईस अम्ल का काम करता है, तो वो अभिक्रिया में लवण का उत्पाद करेगा, सॉल्ट बनाएगा, जिसकी वजह से ये अभिक्रिया करना संभव नहीं है। ओके, तो ये था क्विक रिकैप जो हमने पिछले लेक्चर्स में करा। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है जैसा कि हमने बाकी चैप्टर्स में देखा है। ये चैप्टर हमारा बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है जिसको हम ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर्स में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का हम लेक्चर करने वाले हैं हमारा 5th लेक्चर, जो कि अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का सेकेंड हाफ पार्ट। ठीक है, देखिए चैप्टर के फर्स्ट हाफ पार्ट में मैंने आपको क्या बताया। चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ पार्ट था इसको मैंने 2 पार्ट्स में आपको बताया। ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट था ना, जो हम लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, वहां पर हमने सिर्फ अमीन्स की चर्चा की। हमने किसके बारे में पढ़ा? एमीन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एमीन के बारे में हमने उनको वर्गीकरण पढ़ा, उसकी नाम पद्धति पढ़ी, उसको बनाने की विधियां सीखी, उसके भौतिक गुणधर्मों की बात की और उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर भी हमने चर्चा की। ठीक है, ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट। अब इसी चैप्टर में, क्योंकि ये अमीन है, अमीन का मतलब हमें नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर का अदर हाफ पार्ट। चैप्टर का अदर हाफ पार्ट क्या है? ये हैं आपके डायज़ोनियम सॉल्ट। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट्स का मतलब होता है बच्चों डायज़ोनियम लवण। क्या बोलते हैं इनको हम? डायज़ोनियम लवण। ठीक,
अब इस डायज़ोनियम लवण का क्या मतलब है? डायज़ोनियम लवण का ये मतलब होता है कि कोई भी आपके पास में जो सॉल्ट है वो N2 पॉजिटिव X नेगेटिव की फॉर्म में होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इस डायएजो ग्रुप में हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डायज़ोनियम लवण होता क्या है, फिर हम सीखेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या क्या होता है, फिर हम बात करेंगे उसके भौतिक गुण धर्मों पे, और बाद में हम चर्चा करेंगे उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो हमें हर चीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करके पढ़ना पड़ता है, लेकिन अमीन में आपने देखा कि उसका वर्गीकरण भी था, नाम पद्धति भी थी। ऐसा कोई टॉपिक इस डायज़ोनियम लवण में आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप में ही ये एक ही सॉल्ट है, इसको नाम पद्धति करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इस ग्रुप में सिर्फ किसको पढ़ेंगे? हम डायज़ोनियम लवणों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डायज़ोनियम सॉल्ट की डेफिनेशन मतलब हम बात करेंगे कि डायज़ोनियम लवण होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे इसको बनाने का तरीका। ठीक है, तीसरे में बात करेंगे हम इसके भौतिक गुण धर्मों की, और चौथी में क्या बात करूंगी? चौथी में बात करूंगी इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। ठीक है, तो बच्चों हर चैप्टर को हम इसी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो हमें इसमें भी इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें से हम ये तीनों टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ में कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम आज देखेंगे और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है डायज़ोनियम लवण एवं उनके विरचन की विधियां। तो सीखते हैं कि डायज़ोनियम लवण, डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो आपका क्या होता है और उसको बनाने के तरीके क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था माइंड मैप, हमने देखा कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है डायज़ोनियम लवण और उनको बनाने की विधियां। तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं डायज़ोनियम लवण की। ठीक है, डायज़ोनियम लवण को डायज़ोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। अब डायएजो, ठीक है, नाम क्या है? डायएजो, इसका मतलब 2 एजो ग्रुप होंगे, 2 नाइट्रोजन यहां पर होंगे। ठीक है, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूले को हम बोलते हैं इसका सामान्य सूत्र। क्या बोलेंगे? सामान्य सूत्र। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है R N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो, X नेगेटिव भी लिख सकते हो हम, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो है वो कोई भी ले सकते हैं, तो आप इसको कर दो R N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब बच्चों डायज़ोनियम लवण का जो जनरल फॉर्मूला हुआ, जो सामान्य सूत्र हुआ, वो हुआ R N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो R होता है, ठीक है, ये होता है आपका एल्किल या फिर एरिल समूह। ये आपका एल्किल भी हो सकता है और चाहे तो ये एरिल भी हो सकता है। कभी कभी डायज़ोनियम लवण आपके रिंग के ऊपर भी होते हैं, तो एल्किल और एरिल दोनों हो सकता है। या तो होगा एल्किल समूह या फिर एरिल समूह। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है N2 पॉजिटिव। ठीक है, N कितने हैं? 2 हैं, 2 को डाई बोलते हैं, और N2 के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी को हम डायज़ोनियम आयन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? N2 पॉजिटिव को डायज़ोनियम आयन। अब यहाँ पर X लगा है, ठीक है, अब ये X क्या होगा? ये X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अलावा आपका HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कई बार हाइड्रोजन सल्फेट भी आपका यहाँ पर इस X के फॉर्म में होता है। तो जितने भी X नेगेटिव है, मतलब ऐसे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो ही यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये N2 खुद पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर किसको कनेक्ट करना होगा? हमें हमेशा यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्ट करना होगा। क्लियर है इतना? चलिए,
तो ये हुआ इसका जनरल सूत्र Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब उदाहरण के लिए समझते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा यहां मैंने लिखा है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो C6H5 एरिल समूह है, उसके साथ आपका N2 पॉजिटिव में लगा हुआ है, Cl नेगेटिव में लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन डायअज़ोनियम। ठीक है, Cl है तो Cl को मेरे को लिखना पड़ेगा क्लोराइड। क्लियर? यहां देखिए CH3CH2N2 HSO4 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे? एथिल डायअज़ोनियम। HSO4 नेगेटिव है तो ये हो गया आपका सल्फेट ग्रुप, इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ते हैं। ये क्या हुआ? बेंजीन डायअज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? तो आपको बच्चों कहीं भी N2 के साथ कोई भी X लगा हुआ मिले, आगे आपका एल्किल समूह भी हो सकता है या एरिल समूह भी हो सकता है, तो N2X माइनस मतलब N2 के ऊपर आपका पॉजिटिव और X नेगेटिव में, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसका? डायअज़ोनियम सॉल्ट्स का। किसका फॉर्मूला होता है ये आपका डायअज़ोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो डायअज़ोनियम सॉल्ट्स हमको इस रूपों में मिलेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपको क्लियर है कि डायअज़ोनियम लवण एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक है डायअज़ोनियम लवण और उसको बनाने की विधियां। अब है ना, डायअज़ोनियम लवण हम किसको कहेंगे? डायअज़ोनियम लवण का ये मतलब है कि कोई भी हमारे पास में ग्रुप है Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, अब देखो आप समझते हो इतना कि R वाला जो ग्रुप होता है ना, वो आपका एल्किल समूह होता है। कैसा समूह होता है आपका? एल्किल समूह होता है। जो N2 पॉजिटिव है ना, उसको हम डायअज़ोनियम ग्रुप बोलते हैं। ये आपका डायअज़ो ग्रुप है। और ये जो आपका X नेगेटिव है ना, अब ये जो X नेगेटिव है, ये X आपका कुछ भी हो सकता है। X आपका हो सकता है क्लोरीन नेगेटिव, HSO4 माइनस, BF4 माइनस, ये कोई भी आपका समूह हो सकता है। ठीक है, X आपका कोई भी समूह हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि डायअज़ोनियम लवण जो है वो Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव फॉर्मूला के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिखा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हम एग्जाम्पल लेके चले। तो अगर मुझे इस एग्जाम्पल को नेमिंग करनी है तो मैं इसको क्या बोलूंगी? इसको मुझे बोलना पड़ेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने क्लोरीन लगाया है तो मुझे इसको क्लोराइड बोलना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल को समझिए। सपोज हम लेके चले C6H5N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये बेंजीन है तो ये हो गया बेंजीन, फिर ये हो गया आपका डायअज़ोनियम, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेंजीन डायअज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? तो हमको क्या करना है, जो नेमिंग जैसे है, चाहे वो एल्किल वाला हो चाहे वो एरिल वाला हो, नाम वही लिखना है। सिर्फ डायअज़ोनियम लिख के उसके पीछे जो ग्रुप लगा हुआ है ना, आइदर वो क्लोराइड है, आइदर वो ब्रोमाइड है, आइदर वो सल्फेट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करनी है। अब बच्चों, जो आपके डायअज़ोनियम लवण होता है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक आपके एल्किल वाले होते हैं, एक आपके एरिल वाले होते हैं। तो एक होते हैं आपके एल्किल वाले और दूसरे होते हैं आपके एरिल वाले। ठीक है,
अब है ना, एल्किल डायजोनियम लवण जो होते हैं वो सिंपल Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव वाले होंगे, और एरिल वाले कैसे होंगे, ये हुआ Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और जो एरिल वाले होंगे वो N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब किसी भी डायअजोनियम लवण की अगर मैं स्थायित्वता की बात करूं, तो स्थायित्वता की बात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी अनुनादी संरचनाओं को समझना पड़ेगा। तो डायअजोनियम लवण एरिल वाले कंपाउंड्स पे, जो आपके रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, उन पे स्थायित्व कैसे शो करते हैं, वो अपनी अनुनादी संरचनाओं के कारण ही वहां पर वो अपना स्टेबलाइजेशन शो करता है। तो देखो क्या होगा, आपने यहाँ पे बनाई बेंजीन की रिंग, ठीक है, यहाँ आ गया आपका बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, ठीक है, मेरे को लिखना पड़ेगा डायअजोनियम लवण को N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मुझे इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चों मुझे इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमने लिखा N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, और तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपके ऐसा ही रहेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर आ गए आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज। अब हमको क्या करना है, दोबारा से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ, क्लियर, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये स्ट्रक्चर आपकी एज इट इज रहेगी, क्लियर। थर्ड फेज में आप क्या देखोगे, एक बार आपका ये चार्ज यहाँ आ गया, एक बार सेकंड पोजीशन पे आ गया, एक बार हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ पर स्टेबलाइज करेंगे, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज पॉजिटिव, क्लियर। तो ये आपके बेंजीन का जो डायअजोनियम सॉल्ट है एरिल वाले ग्रुप में, ये हुए उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसके स्थायित्व को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप क्या देख सकते हो कि ये जो स्टेबलाइज्ड है वो कहाँ पर है, ये अपनी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ये आपको प्लस चार्ज दे रहा है, ठीक है, और बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाई है। तो किसी भी चीज की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमको उसका क्या बनाना पड़ेगा, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। तो ये था आपका कि डायअजोनियम जो आपका लवण होता है, वो डायअजोनियम लवण कैसे स्टेबलाइज्ड होता है, एल्किल और एरिल में उसके कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो भौतिक गुण की बाद में बात करेंगे, पहले हम उसके विरचन की विधि देखते हैं। टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डायअजोनियम सॉल्ट्स। टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डायअजोनियम सॉल्ट। हिंदी में बोलेंगे हम डायअजोनियम लवण बनाने की विधियां। क्लियर है। अब देखो, डायअजोनियम लवण को अगर आपको बनाना है तो हमेशा डायअजोनियम लवण को बनाने के लिए आपको नाइट्रस अम्लों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन किसकी उपस्थिति में, किसी अम्ल की स्थिति में, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसकी उपस्थिति में ही आपका हमेशा डायअजोनियम लवण बनेगा। तो पहली चीज, डायअजोनियम लवण को बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। पहली चीज तो आपको ताप चाहिए 273 से 278 केल्विन। दूसरी चीज, ये हमेशा कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका नाइट्रस अम्लों से, नाइट्रस अम्लों से, और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, HCl की,
उपस्थिति। ठीक है, और जब आप देखोगे उत्पादों की बात करोगे तो उत्पाद के रूप में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमेशा उत्पाद के रूप में आपको एक तो मिलेगा डायअज़ोनियम लवण, एक मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड और तीसरी चीज आपको मिलेगी वाटर। क्लियर? तो ये तीनों चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। ये तरीका है आपका डायअज़ोनियम लवण को बनाने का। डायअज़ोनियम लवण को बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स नहीं है, एक ही सिंपल मेथड है कि कोई भी नाइट्रस का अम्ल ले लो और उस नाइट्रस के अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, एनिलिन के साथ करवा दो, C6H5NH2 के साथ करवा दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे C6H5NH2। मैंने क्या बोला, इसकी अभिक्रिया करवा दो NaNO2 और HCl के साथ। आपको मिल क्या जाएगा, आपको मिलेगा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, साथ में मिलेगा आपको NaCl और साथ में आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, तो उत्पाद के रूप में आपको ये चीजें मिलेगी। तो लेके क्या चलना है, यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक अमीन लेके चलो। मैंने लिया है C6H5NH2, अच्छे से जानते हो आप C6H5NH2 को हम कहते हैं एनिलिन। क्या कहेंगे, एनिलिन। इस NaNO2 को हम कहते हैं सोडियम नाइट्रस अम्ल। ठीक है, HCl की उपस्थिति होना जरूरी है। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अभी मैंने बताया तापमान 273 से 278 केल्विन पर इसको आपको हीट करना है। हीट करने पे देखोगे C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या बना, ये बना आपका बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन का डायअज़ोनियम लवण, साथ में बना आपका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और साथ में यहाँ बना आपका वाटर। मैंने बोला आपको अभी भी कि डायज़ोनियम लवण हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। यानी कि सिर्फ एक विधि है, क्या करो, एनिलिन लो या कोई भी आप एरोमेटिक अमीन ले सकते हो, उस एरोमेटिक अमीन में क्या डालो, कोई भी नाइट्रस का अम्ल डालो। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर सोडियम के नाइट्रस का अम्ल ही डालते हैं। तो हम NaNO2 को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर अगर आपने उसको 273 से 278 केल्विन के ताप पर गर्म किया तो आपको यहाँ पर बेंजीन डायअज़ोनियम लवण मिल जाता है। साथ में आपको एक लवण और मिलता है सोडियम क्लोराइड, किसके साथ, जल के साथ। क्लियर है? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम, देखिए जरा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किसी भी एरोमेटिक अमीन को अगर हम डायअज़ोनियम लवण में परिवर्तित कर देते हैं किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, डायअज़ोनियम लवण में अगर हम उसको परिवर्तित कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, हमने कोई भी एरोमेटिक अमीन लिया, उस एरोमेटिक अमीन को हम क्या कर रहे हैं, डायअज़ोनियम लवण में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब अभी मैंने यहाँ पर एनिलिन लिया था, मैंने उससे डायअज़ोनियम सॉल्ट बनाया, तो एनिलिन को डायअज़ोनियम लवण में परिवर्तित करना, इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन। क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे डायअज़ोटाइजेशन, यहाँ हिंदी में इसको हम डायअज़ोकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायअज़ोटाइजेशन का मतलब डायअज़ोकरण। ठीक है, तो डायअज़ोटाइजेशन बोलो या डायअज़ोकरण बोलो, दोनों एक ही नाम है।
करना क्या है, किसी भी एरोमेटिक अमीन को लेना है और उस एरोमेटिक अमीन को हमने क्या करना है, उस एरोमेटिक अमीन को हमको डायज़ोनियम सॉल्ट में परिवर्तित करना है। किसकी उपस्थिति में, नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला डायज़ोकरण या डायज़ोडाइजेशन। अब बच्चों ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट बना है ना, इसका भंडारण करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, जैसे ही ये बना आपको इसको तुरंत प्रयोग में लेना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे कि इसका भंडारण करना, इसका भंडारण करना संभव नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी है। इसका भंडारण करना संभव क्यों नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी है। जैसे ही अभिक्रिया में बनता है ना, इसको तुरंत प्रयोग में ले लिया जाता है। तो हमने बोला कि हमने यहाँ पर बेंजीन का डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाया, एनिलिन से बनाया। एक एरोमेटिक अमीन हम लेके चले, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में हमने उसको 273 से 278 केल्विन पर हीट किया, तब हमको डायज़ोनियम लवण मिला। किसके साथ, NaCl और जल के साथ। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमने क्या कहा, इस पूरी प्रक्रिया को हमने डायज़ोकरण कहा। इसके अलावा ये जो आपका डायज़ोटाइजेशन होता है, इसमें जो बेंजीन का डायज़ोनियम लवण बना है वह स्थायी नहीं है। अगर वो स्थायी नहीं है तो हम जैसे ही इसको अभिक्रिया में बनाएंगे, हम इसका भंडारण नहीं करेंगे, इसको हम तुरंत ही प्रयोग में ले लेंगे। क्लियर। तो ये तो थी इसकी बनाने की विधि। आगे चर्चा क्या करनी है, इसके भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो भौतिक गुण होते हैं मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमको बात करनी है डायज़ोनियम लवण की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बच्चों डायज़ोनियम लवण की जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ दो ही चीजों की बात करेंगे। एक होगी उसकी अवस्था, ठीक है, एक होगी उसकी विलयता। एक होती है अवस्था और एक होती है विलयता। यहाँ पर हम इनके क्वथनांक की बातें नहीं करेंगे। अवस्था का मतलब ये है कि जो आपके डायज़ोनियम लवण हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वो आपके ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैसीय होते हैं। तो अवस्था में तीन चीजें आती है, ठोस, द्रव या फिर जल। ठीक है, और विलयता का मतलब है कि वो जल में विलय होंगे या फिर किसी, आप देखोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम अवस्था की बात करेंगे कि ठोस है, द्रव है या जल है। बाद में हम बात करेंगे किस में विलय है, जल में विलय है या फिर किसी और अभिकर्मक में ये अपनी विलयता को शो करते हैं। तो बच्चों डायज़ोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यही होता है जनरल सूत्र। अवस्था की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर, तो बच्चों बात हो रही है यहाँ पर बेंजीन के डायज़ोनियम सॉल्ट्स की। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम एरोमेटिक की बात करेंगे। तो एरोमेटिक में हमें किसका उदाहरण दिया हुआ है, हमें बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का उदाहरण दिया है। हमें बात करनी है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में। अब आपका ये जो बेंजीन का डायज़ोनियम लवण होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बच्चों ये आपका रंगहीन, रंगहीन मतलब कलरलेस क्रिस्टलीय द्रव है। कैसा द्रव है, रंगहीन क्रिस्टलीय द्रव है। रंगहीन का मतलब ये कैसा है, कलरलेस है, क्रिस्टलीय है मतलब क्रिस्टल है, और द्रव है मतलब सॉलिड है। ठीक है, सॉरी, द्रव है मतलब लिक्विड है। ठोस आपके सॉलिड होते हैं, द्रव आपके लिक्विड होते हैं।
क्लियर है? तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कलरलेस भी है, साथ में क्रिस्टलीय लिक्विड ही आपका यहाँ पर है। अब आप देखोगे कि ये जल में तो विलय होता है, क्या होता है? जल में तो ये विलय होता है, लेकिन बच्चों अगर आप ठंडे जल की बात करोगे तो ये आपका ठंडे जल में विलय नहीं होता है। इतना क्लियर है? जल में तो विलय है, लेकिन अगर आप इसको ठंडे जल में घोलने की कोशिश करोगे तो ये आपका ठंडे जल में विलयता को प्रकट नहीं करेगा। इतना क्लियर? चलिए, अब आपके पास में एक बेंजीन का डायazonium फ्लोरोब्यूरेट लवण भी होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? डायazonium फ्लोरोब्यूरेट। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता है? ये जो आपका डायazonium फ्लोरोब्यूरेट है ना, ये आप देखोगे कि ये आपका जल में विलय नहीं होता है, लेकिन अगर आपने इसको गर्म जल में डाला तो ये आपका जल अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? जल अपघटित होता है। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण हैं किसके? डायazonium लवण के। तो डायazonium लवण अधिकतर आपकी द्रव अवस्था में होते हैं, कलरलेस होते हैं। यहाँ पे हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। और दूसरा, मैं विलयता की बात करूं तो कुछ ऐसे हैं जो जल में तो विलयता शो करेंगे, लेकिन ठंडे जल में ये नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको अगर आपने गर्म किया तो गर्म करने पे क्या होगा? गर्म करने में ये क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर है इतना? तो ये थे आपके डायazonium लवण के कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुण। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो आप ये देखोगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं आपके पास में दो कैटेगरीज में इसके वर्गीकृत है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो इन केमिकल रिएक्शंस में हम चाहे हमारा एलिफेटिक हो या हमारा एरोमेटिक हो, इन दोनों की हम अभिक्रिया बहुत सारे रूपों में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कई बार तो नाइट्रोजन ग्रुप का प्रतिस्थापन होगा और कई बार हम ये देखेंगे कि हमारा जो डायazonium ग्रुप है वो अपने आप में सुरक्षित रहेगा। तो आप देखोगे कि जो आपके डायazonium लवण की अभिक्रियाएं हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, दो कैटेगरीज क्या है? एक है आपके नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया और दूसरी है अभिक्रियाएं जिनमें आपका डायazonium जो समूह है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो देखो पहली अभिक्रिया क्या है? नाइट्रोजन के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया क्या है? जिनमें आपका डायazonium जो ग्रुप है वो सुरक्षित रहता है। तो ये जो आपकी पहली अभिक्रिया है ना, इसमें हम बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर सैंडमेयर की अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ अभिक्रियाएं की है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन वो सारी अब हम अमीन्स के केस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका अभिक्रिया जिनमें आपका डायज़ो ग्रुप है वो सुरक्षित रहता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हम देखेंगे जिसको हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डायazonium लवण का ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको हर चैप्टर में एक ही बात कहती हूँ कि आप चैप्टर को जब भी पूरा सुनो, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक है उसमें से एग्जाम में डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो शुरू करेंगे हम ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आपके नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। अब नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन करने के लिए आपके पास जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी 6 कैटेगरीज में वर्गीकृत हैं। ठीक है, पहली अभिक्रिया हैलाइड अथवा साइनाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। हैलाइड का मतलब होता है HX, साइनाइड होता है आपका CN, प्रतिस्थापन इनके द्वारा होगा। दूसरी अभिक्रिया में आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन होगा। तीसरे में फ्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा।
चौथी में H के द्वारा प्रतिस्थापन होगा, पांचवी में हाइड्रोक्सिलिक समूह जो कि आपका OH ग्रुप होता है उसका प्रतिस्थापन होगा, और फाइनली हम NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे। तो आप ये देखोगे कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो ना, हमेशा कम से कम उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं 5 या 6 होती है। तो आपको अगर इन अभिक्रियाओं को अच्छे से समझना है तो आप क्या करो, इनको एक फ्लो चार्ट के रूप में याद रखो, ताकि जब भी कोई एग्जाम में कोई अभिक्रिया आए तो उत्पादों को पहचानना आपके लिए आसान हो सके। अब आज के लेक्चर में हम जो अभिक्रिया करने वाले हैं, हम इन सारी अभिक्रियाओं को आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। एक होगी आपकी हैलाइड अथवा साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन, और दूसरी होगी आपका आयोडाइड का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हमेशा नाइट्रोजन का ही होना है, और बाकी की जो शेष अभिक्रियाएं हैं 4, वो हम अगले लेक्चर में हमारे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, हैलाइड अथवा साइनाइड ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैलाइड अथवा साइनाइड के आयन द्वारा प्रतिस्थापन। तो देखो, हैलाइड और साइनाइड के आयन को अगर आपको प्रतिस्थापन करना है ना, तो आपने अगर कोई भी डायजोनियम लवण लिया, तो अगर आपको उसके अंदर ब्रोमीन, क्लोरीन या साइनाइड को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अभिक्रिया में अगर मुझे ब्रोमीन को, क्लोरीन को या साइनाइड के आयन को इंट्रोड्यूस करना है ना, अगर मुझे इस वलय में, तो मुझे इसको CuI की उपस्थिति में करना पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में? CuI की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को हम सैंडमेयर की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो होगा क्या, आप है ना कोई भी डायजोनियम सॉल्ट लेके चले, ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अब हमने इसमें क्या एडिशन किया देखिएगा, हमने बच्चों इसमें क्या एडिशन किया, हमने इसमें Cu2Cl2 का एडिशन किया, ठीक है। यहां पर हमने Cu2Br2 का एडिशन किया, और इसमें हमने Cu2Cn का एडिशन किया, लेकिन इसको किसकी प्रेजेंस में किया, HCl की। यहां पर किसकी प्रेजेंस में किया, HBr की, और यहां किसकी प्रेजेंस में किया, HCN की प्रेजेंस में किया। अब क्या है कि इसके क्लोरीन को हटा के मैं जनरलाइज्ड इसको X कर देती हूँ, ताकि हम जहां भी रिप्लेसमेंट दिखाएंगे हम इस X को रिप्लेस करेंगे। तो मैंने Cl नेगेटिव को हटा के यहाँ पर ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट बनेगा आपका ArCl, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट आउटपुट, मतलब जो आपका यहाँ पर उत्पाद में आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, CuX। क्लियर? उसके बाद तो बच्चों आपको यहाँ पर उत्पाद में क्या मिलेगा, उत्पाद में मिलेगा आपको ArCl प्लस साथ में आपको मिलेगा N2, ठीक है। इस HCN को आप यहाँ पर KCN कर दीजिए, यहाँ पर हम इसको KCN लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ArBr प्लस N2, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ArCN प्लस N2, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर कोई भी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, सॉरी आयोडीन नहीं, साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना था, क्योंकि आयोडीन के साथ अभिक्रिया हमारी अलग तरीके से होगी। तो हम जब इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हम इस तरीके की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, सैंडमेयर की अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको, सैंडमेयर की रिएक्शन। इतना क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैंने ये अभिक्रिया किसी ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में की, अब हम क्या लेके चले, ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में, ये सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था रिएक्शन का। ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में मैंने ये अभिक्रिया की, तो अब होगा क्या, आप क्या करोगे, आपने लिया ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब बच्चों ये किसके लिए होगा, ये सिर्फ आपका ब्रोमीन और क्लोरीन है ना, उन्हीं आयंस के लिए अभिक्रिया होगी। तो आपने किया क्या, आपने यहाँ पे लिया ताम्र चूर्ण, सिर्फ कॉपर आपने लिया, इसको HCl की प्रेजेंस में ले लेंगे, इसको HBr की प्रेजेंस में ले लेंगे। तो देखो अब आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अब बनेगा आपका ArCl प्लस N2, ये तो बनेगा ही, लेकिन साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CuX।
यहां बनेगा आपका ArBr और यहां बनेगा आपका N2 और यहां बनेगा आपका CuX। क्लियर? ArCl N2CuX, ArBr N2CuX। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं गेटरमैन की अभिक्रिया। तो दोनों ही में आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहां पर हमको क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड इंट्रोड्यूस करवाना है किसी डायजोनियम लवण में, तो हम एक करेंगे सेंडमेयर की अभिक्रिया, एक हमने की गेटरमैन की अभिक्रिया। लेकिन आप देखोगे कि दोनों में जो लब्धि होगी, जो अमाउंट आपको प्रोडक्ट का मिलेगा, वो सेंडमेयर रिएक्शन का ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सेंडमेयर रिएक्शन की लब्धि, सेंडमेयर रिएक्शन की लब्धि गेटरमैन से ज्यादा है। सेंडमेयर की लब्धि गेटरमैन की अभिक्रिया से ज्यादा है। तो ये था आपका हैलाइड अथवा साइनाइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन। क्लियर है बच्चों? तो हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। जब आप आयोडाइड आयन से प्रतिस्थापन कराओगे ना, तो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि बेंजीन में कोई भी वलय हो, बेंजीन के किसी भी वलय में आयोडीन को सीधा नहीं जोड़ा जा सकता। क्या बोला मैंने? बेंजीन के किसी भी वलय में आप आयोडीन को सीधा नहीं जोड़ सकते। तो अगर आप आयोडीन को सीधा नहीं जोड़ सकते तो आपको अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? आपको अभिक्रिया Ki का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? आपको अभिक्रिया पोटेशियम के आयोडाइड के साथ करवानी है। ठीक है, अब लेके क्या चलना है? Ar(N2) पॉजिटिव X नेगेटिव। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अभिक्रिया किसके साथ कराऊं? Ki के साथ। Ki क्या होता है? Ki होता है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि सीधा आयोडीन हम इस अभिक्रिया में नहीं जोड़ सकते, तो मुझे लेके चलना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां पर क्या बनेगा? देखो अभिक्रिया किस रूप से होगी। ये Ar इस I से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन हमेशा प्रतिस्थापित हो जाती है। तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापित हो रही है तो नाइट्रोजन को तो निकाल दो बाहर। ठीक है, यहां बन गया ARI प्लस N2, बचा कौन? K और X। तो K और X मिलके कोई भी सॉल्ट बना देंगे, चाहे वो KCl हो, KI हो, KBr हो। तो यहाँ क्या बनेगा? KCX मतलब या फिर KX। अगर मैं यहाँ पर C लेती, इस X की जगह अगर मैं C लेती, अगर मैं एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड लेती, तो यहाँ KX की जगह क्या बनता? यहाँ हमारा KCl बनता। लेकिन नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर मुख्य उत्पाद क्या बना है? ARI आपका बना है। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रतिस्थापन हुआ? आयोडीन के आयन के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ। तो बच्चों ये आपकी आज के लेक्चर की दूसरी अभिक्रिया थी। ये हमारे आज के लेक्चर की दूसरी अभिक्रिया थी, जिसमें हमने दो रूपों से प्रतिस्थापन देखा, हैलाइड और साइनाइड से, और दूसरा आयोडाइड से। तो ये रासायनिक अभिक्रिया वाला भाग हमारा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने सिर्फ दो अभिक्रियाओं की बात की है। शेष अभिक्रियाओं को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर है, जिसमें हमने एक नए ही मुद्दे पे बात की जिसका नाम था डायअज़ोनियम लवण। डायअज़ोनियम लवण में हमने उसका इंट्रोडक्शन की बात की, उसको बनाने का तरीका देखा जो कि सिर्फ एक ही तरीका है। इसके अलावा हमने इसके दो भौतिक गुणों की बात की, अवस्था और विलयता, और दो रासायनिक अभिक्रियाओं को सीखा। नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ हैलाइड और साइनाइड द्वारा और दूसरा आयोडाइड के द्वारा। क्लियर है? तो बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, कंटेंट या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, जो कि हमारा होगा रासायनिक अभिक्रियाओं का भाग 2। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।